अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लो। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बांग्लादेश में ही 3 ओडीआई मैच की सीरीज़ का आज आखिरी ओडीआई इंटरनेशनल खेला जाने वाला है। सीरीज़ 1-1 से बराबर है। दूसरे ओडीआई में पाकिस्तान ने 127 रन के भारी मार्जिन से कामयाबी हासिल की थी। रेन अफेक्टेड मैच था, उसके बावजूद पाकिस्तानी टीम ने अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। ओवरऑल डिसेंट परफॉर्मेंस थी, स्पेशली एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट ओडीआई इंटरनेशनल जिसमें पाकिस्तानी टीम बिल्कुल आउट क्लास हुई बांग्लादेश के हाथों। आज तीसरा जो वनडे इंटरनेशनल खेला जाने वाला है उसके लिए 11 का ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तानी टीम में 3 तब्दीलियां हैं। शामिल हुसैन और हुसैन तलत और उसके साथ साथ वसीम जूनियर टीम का हिस्सा नहीं है, उनकी जगह गाजी गौरी और साद मसूद को टीम में शामिल किया गया है। हियर इज द होल स्क्वाड इन फ्रंट ऑफ यू। शाहिनशाह अफरीदी बतौर कप्तान आपको नजर आएंगे। अब्दुल समद ने अपनी पोजीशन रिटेन की है। सलमान लियागा, फ़हीम अशरफ, साहिब ज़फ़रान, गाजी गौरी, साद मसूद, मोहम्मद रिजवान, अबरार अहमद, हारिस रऊफ़, मां सदाकत भी इस टीम का हिस्सा है। मां सदाकत ने पिछली गेम में अच्छी ओवरऑल परफॉर्मेंस दिखाई थी, 3 विकेटें भी हासिल की थी, 7 रन भी स्कोर किए थे। ही वाज द मैन ऑफ द मैच इन द प्रीवियस मैच। आज पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। सो फॉर अ चेंज इन दिस ओडीआई सीरीज पाकिस्तान आज पहली बार बॉलिंग करता हुआ नजर आएगा। इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ द टीम अप्रोचेज द मैच टुडे। राइट देन, एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ़ साहब, टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने हमें ज्वाइन किया हुआ है और टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्क्वाड अनाउंस हुआ है आज राशिद भाई, और ऐसा लगता है कि तहिया किया हुआ है टीम मैनेजमेंट ने या टीम में कि वो प्लेयर्स जिन्होंने फर्स्ट क्लास या डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली हुई है, वो अगर उसके साथ भी हो टीम में 15 के स्क्वाड में जिसने खेली हुई है, तो भी वो नहीं खेलेगा जिसने खेली हुई है, वो खेलेगा जिसने नहीं खेली हुई है। ये तो टीम सिलेक्शन के ऊपर है। जब टीम बन रही होती है, 15-16 का स्क्वाड बनता है, तो उसमें किसको होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लाइकिंग डिसलाइकिंग चल रही होती है, तो उसमें सबसे पहले आप रिकॉर्ड देखते हैं कि कौन से फॉर्मेट में टीम जा रही है, वनडे, T20 या टेस्ट मैचेस में। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ मैचेस देखते हैं कि लिस्ट ए में कितने मैचेस खेले होंगे। टैलेंट की बुनियाद पे जो सक्सेसफुल रहे हैं बहुत कम प्लेयर रहे हैं। वसीम अकरम को आप कह सकते हैं, तौसीफ अहमद को कह सकते हैं, जो विदाउट फर्स्ट क्लास खेले हुए या उसके बाद उन्होंने नाम कमाया, वो टैलेंट ही अलग थे। इवन दूसरे जितने पाकिस्तान के ग्रेड्स आए हैं वो सारे फर्स्ट क्लास से, अपने लिस्ट ए हो या वनडे हो, अब आजकल T20 है, उसकी परफॉर्मेंसेस के ऊपर आते हैं। लेकिन कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी आपने, एक शो किया उन्होंने और वहाँ पे लगा नहीं कि ना ये हमारी सिलेक्शन कमेटी है, डिफेंड भी नहीं कर पा रहे थे। बड़े ह्यूज प्लेयर्स थे, 2 पाकिस्तान के साबिक कप्तान थे जिन्होंने 2010 से 2019-20 तक क़यादत की है पाकिस्तान की, 10 साल, और वो भी डिफेंड नहीं कर पाए। असद शफीक ने तो एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। आकिब जावेद ने ट्राई की छुपाने की कुछ, लेकिन वो छुपा नहीं सके। अब वो जो प्लेयर टीम सेलेक्ट की है, आज 2 प्लेयर अनफिट हो गए, शामिल हुसैन और हुसैन तलत नहीं है, वसीम जूनियर। गाजी गौरी को मौका दिया जा रहा है, शायद वो 3 नंबर पे खेलें और 5-6 नंबर पे साद मसूद खेलें। टैलेंट से किसी को भी इनकार नहीं होता। जी, बिल्कुल वो अच्छे टैलेंटेड प्लेयर होंगे, हैं बल्कि, लेकिन हम प्रोसेस के ऊपर बात करते हैं, क्या ये तरीका ठीक है। 2011-12 से साबजादा फरहान अगर खेल रहे हैं, उनका डेब्यू अभी पहले मैच में हुआ है वनडे का, और दूसरों को देखें कि वो नए आते। शायद ये लोग जल्दी में साबित करना चाहते हैं कि पाकिस्तान का ये टैलेंट है और एक आध स्टार बनाना चाह रहे हैं। तरीका ठीक है, लेकिन उनको उठाएं जो कि ऑलरेडी 40-50-60 लिस्ट ए के मैचेस खेले और प्रूवन हो, वो अच्छा मतलब परफॉर्मेंस दी हुई है, तो उस पर मीडिया भी बोलता है कि हाँ यार ठीक है, इनकी सिलेक्शन ठीक है। एब्सोल्युटली 40-50 लिस्ट ए मैचेस खेलने की बात कर रहे हैं राशिद लतीफ़ साहब से। कोई मैं एक सवाल, वन डाउन कौन खेलेगा? वही कह रहे हैं ना, गाजी गौरी खेलेगा। सिक्कू भाई, लिस्ट ए मैचेस की बात कर रहे हैं राशिद लतीफ़ साहब। 42 लिस्ट ए मैचेस हैं फैसल अकरम के, 60 विकेटें ली हुई हैं उन्होंने। 15 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं फैसल अकरम के जिसमें उन्होंने 66 विकेटें ली हुई हैं। एक तरफ ये स्टैट्स हैं, दूसरी तरफ साद मसूद जिन्होंने सिर्फ 3 लिस्ट ए मैचेस खेले हुए हैं, कोई फर्स्ट क्लास मैच नहीं खेला हुआ, वो टीम में शामिल हो जाते हैं, लेकिन फैसल अकरम नहीं होते हैं। हाउ डज दैट मेक सेंस टू यू सिक्कू भाई? मैं सिर्फ मोहसिन नकवी साहब, सर माजरत के साथ हाथ जोड़ के एक आपसे सवाल करना चाहता हूँ। कभी ऐसा हुआ है सर कि कोई मैट्रिक पास किए बगैर कॉलेज में एडमिशन मिल जाए उसको, कि ये घर में बहुत अच्छा पढ़ा? सवाल करने का तो फायदा ही नहीं है ना। नहीं, मैं सिलेक्शन कमेटी से करें या तो मैं सिर्फ नकवी साहब को इसलिए बताना चाहता हूँ कि देखें वो बेचारे मसरूफ़ हैं,
दुनिया के 10 आपकी बात काम क्यों है। सुनेंगे, फिर वो मसरूफ है तो नहीं पहुंच नहीं जाए, नहीं, सिक्कू भाई की क्लिप पहुंच जाती है। पहुंच जाती है। मैंने नोट किया है कि कभी कुछ बात उनका नाम लेके करो तो उनको पहुंचती है वो बात जी। इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ सर, ये मैं लॉजिकल, सिर्फ मुझे इसमें कोई लॉजिक बता दें कि बगैर मैट्रिक किए आप किसी को कॉलेज में एडमिशन नहीं देते, और फिर कॉलेज के बगैर किए आप उसको मेडिकल कॉलेज में या इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन नहीं देते। यही चीज़ आपसे मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप सेलेक्टर से पूछें कि वो कौन सी मंतक थी, कहाँ साद मसूद ने कौन सी झलक दिखाई जिसको सबको बहुत खूबसूरत लगे हैं वो, कि जनाब ये लड़का है। आज हम देख लेंगे वैसे उनको। इसी तरह मैं गौरी साहब के लिए भी बात करूं, मैं बार बार कहता हूं कि जो लड़का अगर टॉप करता है किसी डोमेस्टिक सीजन में, सबसे ज़्यादा रन करता है, आप उसको लेकर आए, हम कभी कुछ नहीं कहेंगे, चाहे वो कोई हो जिसका हमने कभी नाम ना सुना हो, मगर अगर उसने बॉलिंग में, बैटिंग में उसने बहुत टॉप कर दे, कायद आज़म ट्रॉफी वगैरह में जो आप कराते इसी मकसद के लिए, तो फिर हम कुछ नहीं कहेंगे। मगर इधर हमारा हक बनता है कि हम ये पूछें कि ये बच्चे कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं। और फैसल अकरम का तो मैंने खुद कहा है ना कि उसको ना खिलाने की एक वजह मैं बता दूं, आई एम सॉरी, मुझे ये कहना पड़ रहा है माजरत के साथ, हाथ जोड़ के उन लोगों से जिनको ये तकलीफ़ होगी इस बात पे कि एक स्पिनर को वो जगह खाली रखना चाहते हैं। क्यों रखना चाहते हैं कि वही कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कि वो एक फ्रेंचाइज है, उसके लोग हैं वहाँ पर, वो नहीं चाहते कि कोई स्पिनर बने पाकिस्तान में। जो स्पिनर बनेगा, जब ही देखें बार बार इब्रार को भी ड्रॉप किया जाता है, एक स्टैब्लिश स्पिनर आपकी टीम में मौजूद है, आप उसको नहीं खिला रहे। अगेन हम उसी बात को दोबारा दोहराएंगे कि जो लोग खेल रहे हैं उनके टैलेंट पे हमें कोई शक नहीं है, होगा टैलेंट। साद मसूद इज़ अ गुड क्रिकेटर, वो अच्छे ऑलराउंड क्रिकेटर हैं, अच्छी बॉलिंग करते हैं, अच्छी बैटिंग करते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं लिया हुआ ना डोमेस्टिक का, डोमेस्टिक खेले हुए नहीं है, सही आजमाए हुए नहीं है, उनको सही तरह से पॉलिश नहीं किया गया है। अहमद, सरप्राइजिंग लगते हैं ये डिसीजंस, बिकॉज ये बहुत बेसिक बातें हैं जो हम कर रहे हैं। आप इसी तरह से बहुत जल्दी समंदर में उतार कर प्लेयर्स को ख़राब करते आए हैं, एंड यू नीड टू स्टॉप डूइंग दिस, यू नीड टू डेवलप a proper playing 11। जी जी बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। आइडियल सिचुएशन में, आइडियल मुल्कों के अंदर ऐसा ही होता है कि आप प्रॉपर प्लेइंग 11 खिलाते हैं, और आपकी इंटरनेशनल साइट के अंदर कोई भी प्लेयर आता है, लिस्ट ए के फर्स्ट क्लास के ढेरों मैचेस उसके पीछे लगे होते हैं, परफॉर्मेंस लगी होती है, अनलेस के कोई मिस्ट्री ना हो, कोई अनरियल फास्ट बॉलर ना हो, कोई मिस्ट्री स्पिनर ना हो, उसके अलावा तो जो भी आता है बड़ी परफॉर्मेंस करके ही आता है, और इसी तरह इंटरनेशनल मैच में आप सरवाइव भी कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी होगी, तो किसी जर्नलिस्ट ने ये भी नहीं पूछा है कि आप यही बताते हैं, बाकी तो अपने आप को आप डिफेंड कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम रन रेट में बाहर हो गए हैं। कोई यही पूछ लेते कि शादाब खान कौन सी परफॉर्मेंस पे आया था, ठीक है, किसने कौन चाह रहा था कि वो आके कप्तान बन जाए, ठीक है, अबरार को क्यों नहीं कर, तो ये सारी चीजें सिलेक्शन कमेटी से ही पूछनी थी ना, उन्होंने ही तो रखा था सबको, हमने थोड़ी रखा हुआ था। उसके बाद जब कीपर का सवाल हुआ तो उन्होंने सीधा ये फेंक दिया सरफराज अहमद पे, और ये बता दिया कि भाई कीपर में, ये तो कीपर इन्होंने ही सिलेक्ट किया। तो ये सवाल जो भी है सरफराज अहमद से पूछ ले, तो अब सरफराज अहमद से ही पूछेंगे हम सवाल कि आपने हसीबुल्लाह को क्यों नहीं रखा, रोहेल नजीर को क्यों नहीं रखा, साद बेग को क्यों नहीं रखा, किसके कहने पे रखा? बिल्कुल, आपको काजी कोरी को किसके कहने पे रखा? क्या यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आता? क्योंकि हमें तो आजम खान की बहुत सारी चीजें पता लग रही हैं। अभी हमारे जियो का मुजम्मिल है, उसने एक अपना वीलॉग भी किया है, और वो देखने लायक है वीलॉग, ठीक है। उसमें उसने सारी चीजें बताई हैं कि किस तरह आजम खान जो है कंट्रोल कर रहे हैं कराची की क्रिकेट को, और कराची की क्रिकेट को जोन 6 में को कंट्रोल कर रहे हैं। काजी गोरी कहीं वहीं से लगता फिरता भी है, तो ये तो स्मेल आई है ना, पहली ही सिलेक्शन के अंदर स्मेल आ गई, ठीक है, पहली ही सिलेक्शन के अंदर आपकी स्मेल आ गई है। सो दिस इज नॉट फेयर। और फिर दूसरी तरफ आपने हसीबुल्लाह को आपके दूसरे सिलेक्टेड डिसिप्लिन का कह के बाहर निकाल दिया, दिस इज ऑल्सो नॉट फेयर। तो हम किसी बच्चे के खिलाफ नहीं है, हम आपके क्राइटेरिया के खिलाफ है कि जैसे ही आपके पास पावर मिलती है, आप मेरिट की बजाय पर्सनल लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग को जो है ना फेवर करते हैं। तो ये चीजें आपने बतानी थी चेयरमैन साहब को। और जितने हम्बल मिर्जाजी के साथ आकिब जवेद साहब ने इस 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस को इस तरह दिखाया कि पाकिस्तान की टीम 8वें नंबर की टीम नहीं बल्कि दूसरे नंबर की टीम पाकिस्तान के साथ जाती हो गई है। इसी आराम के साथ वो जब बंद कमरों में बैठते हैं सोफों के ऊपर, इसी तरह बताते होंगे चेयरमैन साहब को भी कि चेयरमैन साहब ये मीडिया
ये जो होता है ये बचपन से आए हैं, इस पे आपने कान नहीं धरने। हम आपको बता रहे हैं हम रन रेट में बाहर हुए हैं, हमारी क्रिकेट तो बड़ी जबरदस्त डगर पे चल रही है। तो ये अलमिया है पाकिस्तान क्रिकेट का, बर्दाश्त करना पड़ेगा दानिश, आपको भी हमें भी ये सारी चीजें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। वो अपना काम कर रहे हैं, जिनका वहां जैक लग गया, हम अपना काम करेंगे, अवाम को कोशिश करेंगे कि हकाइक के साथ आगाह रखें और बताते रहे कि पाकिस्तान टीम के अंदर क्या क्या हो रहा है। राइट, इन 2 तब्दीलियों के अलावा एक और तब्दीली भी है। इवन दो मैच शुरू हो गया यहाँ पर, आज पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। सो इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग टू सी आज पाकिस्तान चेस कैसे करता है। पर राशिद भाई, अबरार अहमद आज टीम में वापस आए हैं। अबरार अहमद को टीम में होना ही चाहिए, चाहे जिसकी जगह भी खेलें। लेकिन आपको क्या ताजुब हुआ कि वसीम जूनियर की जगह उनको टीम में शामिल किया गया है? सवाल सिंपल है, क्या आपको फ़हीम अशरफ को अब बनाना है या वसीम जूनियर को बनाना है? दानिश, कल आप नहीं थे, उस पर हमने बात की थी कि हम बैट्समैन जितने भी हैं, 4 डेब्यू बैट्समैन के पहले मैच में हुए और 2 अब हो रहे हैं, 6 हो गए जी। और हमें ज़रूरत पेसर्स की है। Exactly. लेकिन वही पुरानी जो हमारे फास्ट बॉलर ट्राई एंड टेस्टेड हैं, वो दोबारा से खेल रहे हैं। आप नाम ले सकते हैं, शाहीन अफरीदी आए थे, कैप्टन है, ठीक है, उस पर मुझे इनकार नहीं है। लेकिन हारिस रऊफ वापस आए हैं और उसके बाद वसीम जूनियर वापस आए हैं। फ़हीम अशरफ तो वहीं पे रहते हैं, उनकी जगह तो पक्की है और वो वहीं पे 4 आपके पेसर्स ये हो गए। इनकी जगह कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं हुई। जहाँ पे फैसल अकरम को लेके आए थे, आपने एक मैच भी नहीं दिया, तो अपने इंटेंट, अपने ख्यालात आपने जाहिर कर दिए कि हम बॉलिंग हमारी ठीक है, हमारी बैटिंग में प्रॉब्लम थी पास्ट में, और हमने 6 बैट्समैन को डेब्यू कराया है, 6 बैट्समैन को। मैंने अभी साहबजादा फरहान की बात की थी, उनकी 8 सेंचुरियाँ हैं लिस्टे पे, तो 72 मैचेस से उनके, और उसके बाद उनका डेब्यू हुआ है और 41 तक की उनकी एवरेज है। तो उस प्लेयर को आपने उस वक्त पता चला कि अच्छा है जब वो वर्ल्ड कप में आईसीसी के में सबसे टॉप स्कोरर रहा। उसके बाद इस सिलेक्शन कमेटी को रियलाइज हुआ यार ये अच्छा प्लेयर हो सकता है, तो उसको अभी खिलाया है बीच में। तो ये आपकी सोच होती है। तो इसमें बहुत वीक सिलेक्शन कमेटी है, नो डाउट। खेलना अलग बात होती है और प्लेयर को ढूंढना, उसको पहचानना, वो इतना आसान काम नहीं होता। शायद इसमें ये लोग अभी तक फ्लॉप हुए हैं। देखो अभी इसको मैं कंटिन्यू कर देता हूँ जो राशिद कह रहा है कि देखें, जब तक एक चीज़ ये होती है कि जी वो बॉलिंग अच्छी कर रहा है, आप ग्राउंड पे जाके ये देखें वो फील्डिंग, उसकी फिटनेस वो क्या है, ये चीज़ें मैटर करती हैं। जब कोई अच्छा मैच होता है, एक बॉलर है बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, मगर जब उसकी फिटनेस और उसकी जो फील्डिंग है वो पैथेटिक है, तो वो नहीं फिट इन होता, आपको उसको फिर बनाना पड़ता है। तो ये लड़के कभी भी जो सिलेक्टर्स हैं ग्राउंड पे जाके बैठ के नहीं देखते, अगर देखते भी हैं तो उनकी सोच एक जगह जाके ब्लॉक हो जाती है कि भाई यही लड़का लेना है। तो मैंने इसीलिए बहुत दफ़ा कहा है 2 चीज़ों के लिए मैं हमेशा कहता हूँ, आप लोग तंग आ गए होंगे, कि एक तो फिटनेस टेस्ट नहीं होता, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अभी अहमद ने जो जिक्र किया कराची की क्रिकेट जो है वो एक फ्रेंचाइज के हाथ में आ गई है। मुझे लोग फ़ोन करते हैं, मैंने तो क्लब क्रिकेट बहुत खेली है ना, तो मेरा जो जोन है उनके लड़के मुझे अब शिकायत करने लगे हैं कि सर आपने कहा था, हमने वोट दे दिया, मैंने कहा था उनको वोट दे दो, उसको दे दिया, अब हम पछता रहे हैं। तो अब कुछ ना कुछ तो होगा ना, अब उन्होंने कब्जा किया हुआ है वहाँ पर, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का हमें ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। हमें फ्रेंचाइज को जो हमारी नॉर्मल क्रिकेट है उससे दूर रखें, वो अपनी फ्रेंचाइज चलाएं, फ्रेंचाइज पीएसएल में खेले, मगर जब वो पाकिस्तान की जो नॉर्मल क्लब क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट में आ जाते हैं तो फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। ये 2 चीज़ों का आपने बहुत ख्याल रखना है और सिर्फ परफॉर्मर्स को खिलाएं सर, वरना बंद कर दें। मैंने पहले भी कहा, ये 3 चीज़ें मैंने कही हैं, बंद कर दें डोमेस्टिक क्रिकेट, जो आपके 5 अरब रुपए बचेंगे उसको आप किसी और चीज़ में इस्तेमाल कर लें। आप डोमेस्टिक क्रिकेट में जब आप उसकी परफॉर्मेंस को देखते ही नहीं तो फिर रहने दें। इसमें एक चीज़ और ऐड करता हुआ चलूँ, जैसे सिक्कू भाई की जैसे सुन रहे होंगे, हमारी भी सुन लें। देखिए, जब सिलेक्शन कमेटी तश्कील की जाती है तो उसमें 4 प्रोविंस, 5 प्रोविंसेस का ख्याल रखा जाता है। केपी से आप एक सेलेक्टर लेते हैं, आप एक कैपिटल से ले लेते हैं, एक पंजाब से 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपकी सिंध से ले लेते हैं या कराची से ले लेते हैं। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलेक्टर्स ठीक नहीं हुई है और हमारे प्रॉब्लम है, मैं हूँ या सिक्कू भाई हो या अहमद हो, नेचुरल सी चीज़ें आप अपने सिटी की तरफ जाते हो। और हमारी सिटी में 2, मतलब इस सिलेक्शन कमेटी में 2 कराची के नामवर प्लेयर्स हैं और वहाँ से देखें मिसबा उल हक, उनकी भी रिहाइश लाहौर में ही है, आकिब जावेद की भी लाहौर में ही है, एक मियाँ वाली से और एक शेखुपुरा से, लेकिन उनकी लाइफ वहीं पे हुई है। तो कौन जाएगा केपी के लड़के को किस तरह से सिलेक्ट करेगा, क्योंकि उसका नुमाइंदा ही नहीं है।
बलूचिस्तान के क्यों निकलेशन ज़्यादा होती है हमारे यहाँ, क्योंकि उनका नुमाइंदा कभी कभार आता है। तो इस पर पीसीबी को ख्याल करना चाहिए और इसको कॉन्स्टिट्यूशन में भी डालना चाहिए कि सिलेक्शन कमेटी 4 प्रोविंस 5 प्रोविंस से होनी चाहिए। मगर एक लड़का एक सिलेक्टर है न्यूजीलैंड का। अहमद, मैं आपकी तरफ भी आ जाऊँ। ये फ़हीम अशरफ और वसीम जूनियर की हम बात कर रहे थे, ये मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है अहमद, बिकॉज देखिए आपने बॉलिंग डिपार्टमेंट को बेहतर करना है, आपने फास्ट बॉलर को डेवलप करना है 2027 के लिए जो आपने वर्ल्ड कप खेलने जाना है। वसीम जूनियर के साथ जब से वो आया है, जब से यही होता आया है कि उसको लगातार मैचेस नहीं मिलते, वो खेलता है फिर ड्रॉप हो जाता है, फिर खेलता है फिर ड्रॉप हो जाता है, ऐसे तो वो नहीं बन पाएगा। दूसरी जानिब फ़हीम अशरफ हैं जो पिछले 7-8 साल से इस्टेब्लिश हो चुके हैं, तो इट्स अ नो ब्रेनर कि वसीम जूनियर को ड्रॉप करके फ़हीम अशरफ को टीम में रखा गया है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप देख रहे किसी बॉलर को नहीं बनने दिया गया। आप वसीम जूनियर वाली बात क्यों कर रहे हैं? आप हसानुल्लाह से स्टार्ट करें और हिट किया गया, मूसा खान को किस तरह बाहर निकाल दिया गया, अली रजा को अभी तक लेके नहीं आया जा रहा, आकिब जवेद को किस तरह तीनों बिल्कुल फारिग कर दिया गया, साइड पे कर दिया गया। तो सर ये कोई एक मोहम्मद वसीम नहीं है कि आप समझ ही नहीं रहे हैं। एक मोहम्मद नसीम शाह किस तरह भी गायब है वनडे के अंदर से। तो ये खाली चीजें होती हैं कि हम क्या क्या बताएंगे और अवाम क्या क्या सुनेगी। ठीक है, तो रहने दे इन चीजों को, इस चीजों पे ना पड़े। बहुत ज्यादती है, बहुत ज्यादती की बात है। और ये आकिब जवेद साहब को पता है सारी चीजों का, जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं कि किस तरह और क्यों कोई फास्ट बॉलर क्यों नहीं बन पाया अभी तक पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर, और वही जो प्रूवन फेलियर्स हैं वही क्यों पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर अभी तक खेल रहे हैं। तो ये आकिब जवेद साहब को पता है। अगर वो इतना ही सच बोलते हैं तो बताएं इस बारे में भी कि कहाँ गायब हो जाते हैं फास्ट बॉलर। आके बोले सच, पूरा सच बोले फिर पाकिस्तान की क्रिकेट के बारे में, ताकि अवाम सुन सके। अदरवाइज जो आपको सच सूट करता है आप वो बोल के चले जाते हैं कि हाँ जी हमने तो सिलेक्ट कर दिया बाबर आजम को, हमने ये तो नहीं कहा था कि खिलाएं। हाँ, यानी कि आपने सिलेक्ट करके अपने कपड़े झाड़ दिए, वहां से उसने खिला के माइक हैसन ने अपने कपड़े झाड़ दिए। तो नुकसान किसका हो गया? मुल्क का। दोनों पार्टीज में जो है ना यहाँ पे कल्प्रेट है। मसला ये है दोनों पार्टीज ने गलत किया पाकिस्तान के साथ। आपने रख के, उसने खिला के, तो उसने भी ठीक किया अगर आपने रख दिया था तो अलमिया ये नुकसान मुल्क का करवा दिया आपने शताब और बाबर के साथ जो है ना मिलके। एब्सोल्युटली। हम एक लिस्ट चला रहे थे राशिद भाई, ज़रा वो लिस्ट में एक दफ़ा पढ़ लूँ फिर आप अपने ख्यालात का इज़हार उस पर कीजिएगा कि पाकिस्तान में बॉलिंग टैलेंट गुज़िश्ता कुछ सालों में कौन कौन आया है। आमिर जमाल ये वो है जो कि जिनके 140 प्लस करते हैं। एब्सोल्युटली। अब वो पहले एवरेज इनकी 140 प्लस में हुआ करती थी, अब एवरेज नीचे आ गई है। आप डिसिप्लिन देखें, सॉरी जी, आप डिसिप्लिन देखें प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि 3 लोगों ने पाकिस्तान की शर्ट पहनी हुई है। एक बीच में से चीफ सिलेक्शन बार में आया हुआ है और वो बीच मीटिंग के उठ के फ्लाइट पे चले गए। आप चेक करिए ये सिस्टम कितने डिसिप्लिन के और कितने हंगामी तौर पे इन्होंने जो है ना कितना एहसान किया है कौम के सामने अपने सिलेक्टर पेश करके। राइट, हम लिस्ट पढ़ रहे थे वो बॉलर जो 140 प्लस से बॉलिंग करते थे, अब इनकी पेसेस थोड़ी सी नीचे आ गई है। इसमें से कुछ अभी भी कर रहे हैं, एवरेज अलबत्ता ज़रूर नीचे आ गई है। इसमें अरशद इकबाल हैं, हारिस रऊफ हैं, हसन अली हैं, एहसानुल्लाह हैं, मोहम्मद हसनैन हैं, ज़ीशान ज़मीर हैं, मोहम्मद वसीम, मूसा खान, नसीम शाह, सलमान इरशाद, शाहीन आफरीदी, शाहनवाज दहानी, जमान खान। राशिद भाई लिस्ट आपके सामने। इस पे ना मैं बोलूँगा राशिद के बाद प्लीज़। नहीं बोलो, मैं कुछ और बोलना चाह रहा था। ये तो आपने दिखा दी है। मैं ये आपसे पूछना चाहता था, आपका बड़ा अबूर है उर्दू के ऊपर। ये गिदड़ सिंगी का क्या मतलब होता है? इसका आपको अगर पता हो तो। डेढ़ शायरी नहीं, डेढ़ शायरी नहीं। इसका मतलब होता है कि एक गिदड़ के सिंग होता है, हज़ारों में से एक होता है वो, उसको गिदड़ सिंग कहते हैं। जिसमें एक बहुत रेयर ब्रीड होती है इसमें, और उसमें हज़ारों में से एक पाया जाता है। तो हमारे भी हज़ारों में से एक पाया जाता है। नहीं, लेकिन गिदड़ सिंह एक और चीज़ होती है, अगर उसको आप रखें और पालें तो उससे आपको लक अच्छी होती है। अच्छा, मैं इस लिस्ट के ऊपर कोई बात कर सकता हूँ? जी, आ जाइए। अच्छा, अभी आपने जो लिस्ट दिखाई है, मैं सिर्फ राशिद से ये पूछना चाह रहा हूँ, आई डोंट नो, लाहौर में मैं नहीं होता जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, क्या इन लड़कों की बॉलिंग एक्शन को चेंज किया जाता है? ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जो भी बॉलर बनता है, जो सर्किट में आता है 140 की पेस से, उसका अपना एक नेचुरल स्टाइल होता है, नेचुरल मसल बिल्डअप हो जाते हैं। वो 20 साल से क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा होता है। कई दफ़ा ये जो कोचेज़ हैं, जो हमारी हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, उनके बॉलिंग एक्शन को सही करने की कोशिश करते हैं। ना करें,
ये मेरी एडवाइस है। जहां आपने लड़के को उसका नेचुरल स्टाइल के, नहीं जी शोल्डर गिर रहा है, बाजू गिर रहा है, दुनिया में बड़े बड़े नतीनी एक लड़का था आपने देखा, हमारे साथ कॉलिन क्राफ्ट खेलता था, मैक्स वॉकर था, इन सब के बॉलिंग एक्शन डिफरेंट थे। आपने जेफ थॉम्सन को देखा हो, उसका बॉलिंग एक्शन जो जेवलिन थ्रो की तरह था, और बहुत से बॉलर्स मैं आपको गिनवा सकता हूं जिनके बड़े ऑड किस्म के बॉलिंग एक्शन थे। आप उनको चेंज करते हैं तो उनकी स्पीड कम हो जाती है, उनको आप नेचुरल रहने दें, इसलिए कि उनके जो जिस्म होता है वो सारी ज़िंदगी खेलते हुए आ रहे हैं, वो उसी तरह बिल्डअप होता है। आप उनको चेंज करते हैं, उनकी पेस गिरती है। तो ये एक मेरी एक सोच है, माइट बी रॉन्ग। नहीं, आपकी सही है, लेकिन जो बड़े जो नॉर्मल आपके बोर्ड्स हैं उनके कोचेस बहुत कम काम करते हैं पेसर्स के। उनके लेबॉर्ट्री होती है, आपके बायोमैकेनिक्स लैब में जाते हैं, उनके जो कंसल्टेंट होते हैं बायोमैकेनिक्स के, वो आपको एक रिपोर्ट बना के देते हैं जो कि कोचेस उसके ऊपर काम करते हैं। विदाउट इक्विपमेंट मशीनरी के आप कुछ भी नहीं कर सकते, नेकेड आई से कोचिंग नहीं होती, नंबर 1। नंबर 2, सिकू भाई, हमारे जो पेसर्स होते हैं जब जाते हैं पाकिस्तान टीम में तो फिर कैंप लगते हैं तो उनको बोला जाता है कि वेट ट्रेनिंग करो। वेट ट्रेनिंग करते हैं तो कुछ को पता होता है कैसे करनी है, और हर एक को अगर एक तरह से कराएंगे, फास्ट बॉलर, विकेट कीपर और बैट्समैन को, वो डिफरेंट होती है। तो शायद ऐसे मसल डेवलप हो जाते हैं जिसकी वजह से इनकी पेस हल्के हल्के कम होती जाती है। मैंने सबको देखा है, जितने भी पेसर आए, इसी में इंडिया को मैं देखता हूँ कि शामी बहुत तेज़ बॉलर नहीं था, लेकिन आहिस्ता 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 वो तेज़ होता चला गया। बहुत सारे फास्ट बॉलर आए उनके पास जो कि शुरू में तेज़ नहीं थे, और बाद में देखा तो उनके कैरियर के एंड पे 140 ही टच कर रहे थे। शायद उनकी ट्रेनिंग का, वेट ट्रेनिंग का शायद कोई ऐसा मसला है जिसकी वजह से हमारे प्लेयर, हमारे बॉलर स्लो हो जाते हैं। देखो बेन स्टोक की मैं मिसाल देता हूँ, 34 ईयर्स ओल्ड। उस दिन वो गेम टेस्ट मैचेस में कर रहा था, मैं बैठा देख रहा था जब इंग्लैंड का जो एशेज सीरीज हो रही थी। मैंने जाके उसकी एज देखी, ही इज 34, जो ओरिजिनल 34 होगी, एंड ही वाज बॉलिंग 140। बेन स्टोक जो कि एक ऑलराउंडर है 140 पे कर रहा था। मैं हैरान था कि यार हमारे वाले 22 साल के, 23 साल के, कुछ तो लगता है माजरत के खैर छोड़, वो लड़के अभी तक जो है 40 पे शुरू हुए थे, अब 135 पे हैं। कैसे हो गया? वो लड़का 34 पे है, 34 साल का है और 140 कर रहा है, हमारे वाले गिर गए। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, हमारे यहाँ एक अतीकुर रहमान लड़का था।